इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रेम शुक्ला जी और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी बंधु, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेरी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 सितंबर को, उस वक्त और उसके बाद देश की जो आर्थिक परिदृश्य है, इकोसिस्टम है, उसमें कई महत्वपूर्ण नरेशन और बदलाव, परसेप्शंस आए। उन सब को समाहित करते हुए यह विचार किया गया कि यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। 23 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 3 बात महत्वपूर्ण कही थी। इकोनॉमी इज आउट ऑफ वुड्स and India is going to see double-digit growth in this financial year, and we will see a high single-digit growth on a sustainable basis in coming near futures. और अगर आप उसके बाद देखेंगे तो इस बात पे काफी चीजें, नरेशंस इस चीज पे आगे बढ़ा है। उसके बाद अगर अर्थव्यवस्था को अगर समझना है, देखना है, चलाना है, तो चैलेंजेस को भी पूरी तरह से सरकारों को ध्यान में रखना चाहिए और कम्युनिकेशंस में यह चीज सामने आनी चाहिए कि क्या वो चैलेंजेस, सरकार उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके किस तरह से उनके ऊपर कार्य कर रही है। तो मैं अभी यह कहना चाहता हूं कि पोस्ट पेंडेमिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है, अगर भारत की नहीं विश्व स्तर पर जो इकोनॉमिक चैलेंज अगर हम देखें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेशन का क्यूमुलेटिवली रिजल्ट होगा कि प्रीमैच्योर हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए एक तरीके से नया चैलेंज खड़ा होगा और यह एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने विश्व स्तर के साथ भारत पे भी आता है। उसी के साथ जुड़ा हुआ चैलेंज आ जाता है कि ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वह काफी बढ़ गए और यह कमोडिटी प्राइसेस ने भारत पे ही नहीं, यह इन्फ्लेशनरी प्रेशर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। यूएस के अभी रिपोर्ट थी कि 6.2% का इन्फ्लेशन यूएस ने दिख रहा है और यह 30 इयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशनरी रेट है यूएस के लिए। इसका कारण अगर हम एनालिसिस करें तो हमें ध्यान में आएगा कि जो पोस्ट पेंडेमिक पॉलिसीज जो फॉलो की यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिकन कंट्रीज ने, उसके कारण यह आज जो स्थिति है, हाई इन्फ्लेशन रेट जो दिख रहा है हमें कमोडिटी प्राइस और ऑयल प्राइसेस में, उसका एक रिजल्ट उसका है कि पोस्ट पेंडेमिक पॉलिसीज जो फॉलो की, उसका कारण, इसके कारण यह चीजें आ रही है। और उस वक्त सारे लोग इस बात के लिए, ग्लोबल इकोनॉमीज ने, वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज ने जो फॉलो की पॉलिसीज वो थी प्रिंटिंग ऑफ लार्ज स्केल करेंसीज और हेलीकॉप्टर मनी। यह सब लोग रिकमेंड किए जा रहे थे कि वी शुड, ऑल कंट्रीज शुड गो पोस्ट टू मीट पेंडेमिक चैलेंजेस, प्रिंट करेंसीज इन द लार्ज एक्सचेंज एंड ड्रॉप मनी इनटू द हैंड्स ऑफ, इन हेलीकॉप्टर मनी टू द पीपल। और अभी इस मंथ की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो मंथली फाइनेंस मिनिस्ट्री की भारत की है, उसमें से मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, हार्डनिंग ऑफ इनपुट कॉस्ट and ripple effects of escalating global oil prices continue to pose a serious challenge. तो यह चैलेंज तो है, but the survey also indicates that these concerns are still not embedded into demand side inflationary pressure. दूसरा चैलेंज था कि अगर इकोनॉमी को आगे सस्टेन करना है तो डिमांड भी बढ़नी चाहिए।
कंज्यूमर डिमांड जो बढ़े, कंज्यूमर डिमांड आगे बढ़ेगी तो फिर हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चैनलाइज होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो डिमांड साइड में जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा तो फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो वह जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वह डोमेस्टिक डिमांड साइड में इम्बेडेड नहीं हुआ है। यह भारत के लिए अच्छी बात है। इसका कारण हम एनालाइज करते हैं तो आज भारत में ही इकोनॉमिस्ट या इंडस्ट्रियल लोग या कमर्शियल लोग इस बात को नहीं कह रहे, बल्कि ग्लोबली इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जितनी भी आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में देखेंगे या वर्ल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स के लोगों की बातचीत देखेंगे तो वह सामने आएगा कि इंडिया डिड नॉट रिजॉर्ट टू अनकंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग और इंडिया फॉलोड prudent economic policies. The major difference between India's situation and the global situation of inflationary pressure getting into the demand side restrictions is that Indian government under Shri Narendra Modi ji's leadership followed prudent economic policies and did not resort to the uncontrolled fiscal deficit financing. Our efforts post pandemic were staggered fiscal stimulus. अगर आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया 30 लाख करोड़ का था, वह स्टैगर्ड था, सेक्टोरल था और उसने अनकंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट की तरफ रास्ता नहीं अपनाया। और जो समाज में गरीब वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा पेंडेमिक में असर होना था, उसको ध्यान में रखते हुए उस सेक्टर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत उन लोगों के खातों में सीधा पैसा पहुंचाने का काम किया। और जो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल और बाकी सेक्टर्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से उनको स्टिमुलस प्रदान किया। तो यह जो स्टैगर्ड स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किया और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल किया, अनकंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग पे नहीं रिजॉर्ट किया, प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो फॉलो की नरेंद्र मोदी जी ने, उसके कारण आज भारत अपनी अर्थव्यवस्था में इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए महत्वपूर्ण स्थिति में है। और एक और बात यहां पे पीछे काफी चर्चा में रहा, वह था कि उस समय प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक महत्वपूर्ण स्टेप सरकार का यह भी रहा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर रहे थे, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम हो रहे थे उस वक्त, तो काउंटर साइक्लिकल मेजर्स अपना के सरकार ने टैक्स कलेक्शन, रिसोर्स जनरेशन उस पेट्रोलियम प्राइसेस वगैरह के अंतर्गत सरकार ने लिया। उस रिसोर्स, लार्ज स्केल रिसोर्स जनरेशन के साथ सरकार ने इकोनॉमिक सपोर्ट जिस सेक्टर्स को देना उसके तरफ काम किया। और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो फॉल था उसको भी एक पॉजिटिवली उसका इस्तेमाल सरकार ने किया। अब जब सिचुएशन ये आ गई है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो सरकार ने, और एम्पल स्पेस है सरकार के पास, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी के रिवाइवल के कारण बायंट सिचुएशन में बढ़ रहा है, तो सरकार ने अब उस स्थिति को राइट टाइम पे राइट डिसीजन के अंतर्गत मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक्साइज ड्यूटी ड्रास्टिकली पेट्रोल और डीजल पे रिड्यूस की है। तो जो प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंतर्गत तीन चीजें हमारे बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में आती है। स्टैगर्ड स्टिमुलस पैकेज दिया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर जो सेगमेंट वर्स्ट था उसके खातों में पैसा पहुंचाया, अनकंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट पे नहीं रिजॉर्ट किया, और साथ में काउंटर साइक्लिकल मेजर के अंतर्गत जब ग्लोबल क्रूड ऑयल, डीजल ऑयल प्राइसेस घट रहे थे ग्लोबली, तो उस समय एक्साइज ड्यूटी से रिसोर्स जनरेशन किया, और अब जब रिवर्सल साइकिल हुई है तो वापस उसको रिड्यूस कर दिया है राइट टाइम को देखते हुए।
और इसका कारण दो रीजन से यह महत्वपूर्ण स्टेप सरकार ने लिया है। एक तो इन्फ्लेशन का जो चैलेंज सामने आ रहा है, उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना एक महत्वपूर्ण चैलेंज है, जिसको मीट आउट करने के लिए यह स्टेप अब इस समय लिया गया है। और दूसरा कंज्यूमर डिमांड है, जो एक और आवश्यकता थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो था कि कंज्यूमर डिमांड उसको भी बढ़ाया जाए। कंज्यूमर डिमांड उस तरह बढ़ेगी जब उनके हाथ में, कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा होगा। तो केवल एक स्टेप से, या जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे सरकार ने कम की है, इसने, मीडिया रिपोर्ट है कि 44,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार के रिडक्शन से आम जनता, कंज्यूमर्स के हाथ में 44,000 करोड़ रुपए की पैसा रिलीज होगा। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का एड वैलोरम, उस पर ड्यूटी होती है वैट की, उससे 9,000 करोड़ रिलीज होगा। और उसको फॉलो करते हुए, केंद्र सरकार को फॉलो करते हुए कुछ जो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए रूल स्टेट्स हैं, सब ने जो वैट अपना कम किया है पेट्रोल डीजल पे, उससे 35,000 करोड़ आम जनता के पास पैसा रिलीज होगा। कुल 88,000 करोड़ इस स्टेप से कंज्यूमर डिमांड को सपोर्ट करने के लिए रिलीज होगा। और साथ में इस पॉलिसी का ये जो ऑब्जेक्टिव है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और कंज्यूमर डिमांड को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने का जो केंद्र सरकार का ऑब्जेक्टिव है, उससे अब जब ग्लोबली अभी एक चैलेंज आ रहा है कि जो हाई लिक्विडिटी ग्लोबल इकोनॉमीज ने, लीडिंग इकोनॉमीज ने पुश की थी, अब उसको रिवर्स करने का टाइम आ रहा है। लिक्विडिटी को सक कर रही हैं ग्लोबल इकोनॉमीज, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के सेंट्रल बैंक्स यूएस, यूके के बात कर रहे हैं। तो आरबीआई के पास एम्पल स्पेस है कि वह जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अभी अगर इंटरेस्ट रेट एकदम आरबीआई बढ़ा देती है तो हमारी इंडस्ट्रीज और उसको दिक्कत होगी, और लिक्विडिटी सब कर देगी तो भी हमारी इकोनॉमी को दिक्कत होगी। तो आरबीआई के पास एम्पल स्पेस है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। तो यह जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ सरकार चल रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रयास को, इस स्टेप्स को एनडीए रूल स्टेट्स ने फॉलो किया है, लेकिन 9 अपोजिशन रूल स्टेट्स ने, जिसके ऊपर काफी चर्चा भी हो रही है, आम जनता के हित में ये स्टेप्स हैं, इकोनॉमी के हित में है, पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमी को वापस कैटलाइज करने के लिए जो महत्वपूर्ण स्टेप हैं, केंद्र सरकार में सब, भारतीय जनता पार्टी भी उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आम जनता के हित में आप वैट को पेट्रोल डीजल पे कम करिए। लेकिन 9 स्टेट्स, अपोजिशन रूल स्टेट्स ने अभी तक इस पे कोई स्टेप्स नहीं लिया है, उन्होंने अपना वैट कम नहीं किया है। मैं उनके नाम आपके सामने जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि संवेदनशीलता जो दिखानी चाहिए आम जनता के लिए, वह उन्होंने नहीं दिखाई, और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो केंद्र के साथ मिलकर हाथ बढ़ाना चाहिए, उसमें कमी दिख रही है। वह है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। दे हैव रिफ्यूज्ड टू कट वैट, तो they now need to walk the talk. They had been talking about, their spokesperson leaders had been talking about a reduction of VAT on petrol and diesel, were asking first the center should take the step, then we will follow, but they have not followed the things. हाँ, मैं स्टेट्स का नाम फिर दे देता हूं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। राजस्थान ने अभी कल ही किया है, काफी प्रेशर के बाद। फिर वो उसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि सेंटर ने जीएसटी का रिलीज नहीं किया। वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से फिगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज की थी
कि जो कंपेंसेशन है जीएसटी का, जो इंक्रीज्ड कंपेंसेशन जीएसटी को सेंटर देता है स्टेट्स को जीएसटी का, उसमें से सेंटर ने रुपए 1,00,000 करोड़ का डायरेक्ट जीएसटी कंपेंसेशन सेंटर ने स्टेट्स को ऑलरेडी इस साल दे दिया है, और 1,59,000 करोड़ रुपए वह एंड टू एंड जो है एंड टू एंड डेट फाइनेंसिंग, जिसको केंद्र सरकार अपनी तरफ से उस डेट को रीपेमेंट करेगा, 1,59,000 करोड़ का जीएसटी कंपेंसेशन, यानी टोटल 2,59,000 का कंपेंसेशन भी दे दिया है। तो यह आर्ग्यूमेंट भी इन स्टेट्स का बिल्कुल गलत है कि सेंटर जीएसटी कंपेंसेशन नहीं दे रहा, उसमें भी सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार ने, और अब आज अगर हम देखें तो जीएसटी कलेक्शन 1,30,000 करोड़ का हो गया है, तो आने वाले समय में यह और समस्या किसी भी तरह आने वाली नहीं है। तो यह दूसरी बात वित्त मंत्री जी ने अभी स्टेट्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग में बताया था कि 22 नवंबर को जो इंस्टॉलमेंट सेंटर स्टेट्स को देता है डिवोल्यूशन की, वो एक अगली इंस्टॉलमेंट मार्च वाली भी एडिशनल उसको प्री एडवांस कर दी जाएगी। लगभग 82,000 करोड़ का एक और इंस्टॉलमेंट सेंटर स्टेट्स को डिवोल्यूशन का रिलीज कर देगा 22 नवंबर को। तो केंद्र सरकार सेंटर जो है प्रदेश सरकारों के लिए पूरी तरह से उनके हाथ में प्रॉपर राशि जाए, समय पे बद जाए। जिस तरह भी केंद्र सरकार ने जो कोविड के बाद फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दिए, प्रदेश सरकार को किसी तरह से उसमें कभी नहीं की है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि ग्लोबली अब ये क्वांटिटेटिव जो ईजिंग, जो पीछे पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की ग्लोबल लीडिंग इकोनॉमीज ने, अब वह रिवर्स करेंगे इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए। मैं एक एग्जांपल आपके सामने दूंगा। वैसे तो पेंडेमिक, जो कोविड की पेंडेमिक थी, 100 साल के बाद ऐसी कोई त्रासदी किसी विश्व में हुई है 1918 के बाद। लेकिन एक थोड़ी इसके सिमिलरली एक क्राइसिस हुई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आप सबको याद होगा 2008 में। उसके बाद उस वक्त यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जो पॉलिसीज फॉलो की, अगर आप उसको देखेंगे तो जब 2013 में उस क्राइसिस को रिवर्स करने के लिए लिक्विडिटी सख्त की थी ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने, तो भारत के ऊपर 2013 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी 2013 में 2008 के बाद जो मेजर्स अपनाए थे सरकार ने, उस समय काफी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की क्राइसिस हो गई थी 2013 में, और इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, डेट डिफॉल्ट। तो आप 2008 और 2013 के बीच में उस क्राइसिस को मीट आउट करने के लिए जिस तरह की पॉलिसीज अपनाई गई, जबकि उससे बहुत ज्यादा त्रासदी 2019 में कोविड की रही, और आज 2021 में जिस तरह की पॉलिसीज के बाद अगर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति देखेंगे तो वास्ट डिफरेंस आपको मिलेगा। यह बात अंडरलाइन में जरूर करना चाहता हूं। और बिकॉज ऑफ पॉलिसीज फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट, वी आर कंफर्टेबली प्लेस्ड टू हैंडल द इफेक्ट ऑफ द टेपरिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव ईजिंग। और मैं आपको अपनी प्रेस रिलीज में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको जरूर दूंगा कि जो इकोनॉमी को, भारत की स्ट्रेंथ की करंट सिचुएशन को पॉइंट आउट करते हैं। मैं सारे वो डेटा यहां नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं हेडलाइन में बता दूं कि एक्सपोर्ट्स आर बूमिंग, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स आर बूमिंग टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। वी हैव सीन ऑलमोस्ट 45% इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज क्वाइट comfort. We are very comfortable in foreign exchange reserves. It is to the tune of $640 billion, and it covers 14 months of imports for 2021-22. 14 महीने का हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसको कवर करते हैं। आपको क्राइसिस का 2091 का ध्यान होगा,
उस समय हमारे पास 1 महीने का भी इंपोर्ट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं रह गया था। तो किस तरह के हम सिचुएशन में है, टैक्स रेवेन्यू डबल हो गया है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया है। ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा मेरी प्रेस रिलीज में। और यहीं पे नहीं रुक रही सरकार, मैं यह बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा यहां पे कि गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रंट इन द फ्यूचर ऑल्सो। और एक आपके सामने एक एग्जांपल जरूर दूंगा कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो सरकार ने लिया है। और यह प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है 18 साल के बाद किसी पीएसयू, बहुत लोगों ने बात की कि पीएसयू को रिफॉर्म करना है, उनको ग्रोथ का चैनल बनाना है, उनके थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव करना है, कई तरह के रिफॉर्म्स की बात हुई, बट नो गवर्नमेंट could have the courage to take this step. It is after 18 years that any PSU has been privatized. और 62,000 करोड़ का डेट एक्यूमुलेट हो गया था यह फॉल्टी पॉलिसीज के कारण। और यही नहीं, आज भी दीपम के सेक्रेटरी का पूरा स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट इज इन वेल अहेड टू डिसइन्वेस्ट 5 to 6 more PSU within this years। और इसको हमें केवल रिसोर्स जनरेशन के लिए नहीं देखना, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के इकोनॉमिक फील्ड में, प्रधानमंत्री जी ने भी आज कई बातें की हैं। तो उन सबको देखते हुए हम देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रोड मैप पे सरकार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडियन इकोनॉमी इज इन ए वेरी स्ट्रांग पोजीशन टू डील with the crisis which came to light to all of us in pandemic and post-pandemic. We have taken the right step and given elbow room to RBI also to take the right steps at the right time. और मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो 2004 से 14 के बीच में जो थे मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के टाइम पे, they were the lost decade as far as economy is concerned, and we will definitely see a new horizon in Indian economy. और मैं I will end my PC by reiterating that the handling of the economy by the Modi government in the aftermath of COVID crisis has been exemplary, and this is not being said by us only, but globally this is being acknowledged. And Bharatiya Janata Party would like to appreciate the steps of the government, Prime Minister Narendra Modi ji, in taking the right decision in right time and in the right earnest, in the right direction. और यह जमीन तैयार, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में अभी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जमीन तैयार है, अब प्राइवेट सेक्टर को छलांग लगानी है। सरकार उसको हेल्पिंग हैंड देके खड़ी है कि आप आइए, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करिए, इकोनॉमी में नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज लगाइए, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करिए, नए नए सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। आपको छलांग लगाना जरूरी है। सरकार ने अपनी तरफ जो बैंकों को भी स्ट्रेंथन किया है, पिछले 7 साल में बैंकों की बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन किया है। और जो 2014 में हमने कहा था कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर्स के पास रिस्क कैपिटल नहीं था और बैंकों के पास लैंड करने के लिए सफिशिएंटली उनकी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ नहीं था, वह दोनों प्रॉब्लम्स को आज हम लोग अच्छी तरह से एड्रेस कर चुके हैं और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी मजबूत दिशा में है। और यहीं पे हम रुकने वाले नहीं है, कई सारे स्टेप्स सरकार ले रही है। बजट आने वाला है जिसमें सरकार और पार्टी सभी लोग पार्टिसिपेट करके, और भी इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोग, सेक्टर इकोनॉमी के सब लोग जॉइंट उनसे ओपिनियन लेके आने, स्टेप्स लेके सरकार इनिशिएटिव्स जो आवश्यक हैं वो बजट में लेगी। इन्हीं के साथ मैं अभी अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा और अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम लोग
उनको ले सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए मैंने कहा कि जो सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में काउंटर साइक्लिकल मेजर लिए थे उसके अनुसार मैंने बताया कि जिस समय पेट्रोल प्राइसेस गिर रहे थे तो सरकार ने रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स उसमें से लिया और राइट टाइम पे राइट डिसीजन के लेते हुए अब जबकि जो सरकार के पास रिसोर्स जनरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के अनुसार भी बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी की रिकवरी के कारण भी जो बढ़ रहे हैं तो और ग्लोबल प्राइसेस अब और बढ़ रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए काउंटर साइक्लिकल मेजर्स के अनुसार अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस किया है और हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रदेश सरकारों को भी फॉलो करना हो। इसी एक स्टेप से अगर जो केंद्र के स्टेप और प्रदेश जो एनडीए रूल स्टेट्स हैं उनके स्टेप्स के कारण अगर 88,000 करोड़ इस एक स्टेप से अगर रिलीज होते हैं आम जनता के पास, तो अगर जो यूपीए जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वो भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना रिलीज होगा। ये महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमी के जो भी मेजर्स होते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है। फिस्कल स्टिमुलस भी दिया, स्टेगर्ड सपोर्ट भी दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी दिया, रिसोर्स जनरेशन भी किया, प्रदेशों को भी पैसा ट्रांसफर किया, वैक्सीनेशन के लिए भी पैसा दिया। तो उस तरह मैं लार्जर एक इकोसिस्टम्स के बता रहा हूं कि राइट इकोनॉमिक डिसीजन एट राइट टाइम और इन स्पाइट ऑफ इंटेंस प्रेशर फ्रॉम एवरीबॉडी कि आप बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट पे चले जाइए, नोट प्रिंट कर लीजिए, हेलीकॉप्टर मनी के थ्रू आप पॉलिसीज करिए। तो आज जो देशों ने वो पॉलिसीज फॉलो की उनकी स्थिति और भारत की स्थिति आप कंपेयर करेंगे तो काफी बेटर है। एक मिनट इनको नेक्स्ट एक बार ये हाँ डिसरप्शन कौन कर रहा है? वैसे आज का ये विषय नहीं है, लेकिन जो चिदम्बरम साहब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं, कल प्रधानमंत्री बार बार एम्फेसिस करते हैं कि पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के हर एमपी को यह स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कई बार दे चुके हैं, आप पूरे डिबेट में रहिए, पूरे टाइम पार्लियामेंट को अटेंड करिए, डिबेट में पार्टिसिपेट करिए। डिसरप्शन कौन कर रहा है? अपोजिशन कर रही है। जब सरकार अभी पार्लियामेंट सेशन भी आएगा तो फिर वही डिसरप्शन के इश्यूज उठाएंगे। जब सरकार हर इशू पे डिबेट करने के लिए पार्लियामेंट में तैयार है तो फिर पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे अपोजिशन को तो रिक्वेस्ट है कि आप डिबेट में आइए ना। तो ये तो डिसरप्शन जो करते हैं वो पार्लियामेंट। हाँ किस पे? और जो भी आर्मी के लोग हैं ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगे जिस तरह का केंद्र सरकार ने या आर्मी ने, जो हमारे एयरफोर्स और सब लोगों ने जिस तरह से स्टेप्स लिए हैं, वह एक मार्क डिफरेंस आपको समझ में आएगा, दिखेगा कि पहले जैसे जो स्टेप्स लिए जाते थे और अब है with our neighboring countries, hostile countries, there is a marked difference in how those problems are being tackled by the government. हाँ आप पूछे थे एक मिनट। हाँ किस पे?
देखिए, मैंने कहा कि जो सरकार है ना, इट हैज नॉट क्लोज टू एनी डिसीजंस। अगर पेट्रोल प्राइसेस के लिए, रिसोर्स जनरेशन के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो जिस टाइम जरूरत है, उस तरह की स्टेप सरकार राइट थिंकिंग के साथ राइट डायरेक्शन में सही समय पे ले रही है। स्टैगर्ड अप्रोच ले रही है, टाइमली डिसीजंस ले रही है, टाइमली स्टेप्स ले रही है। तो जब जरूरत होगी रिसोर्स के अनुसार भी, और इकोनॉमी इसीलिए तो महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी परसेप्शन पे चलती है, नरेशन पे भी चलती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेवलप होगा तो अपने आप इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, अपने आप सारी चीजें ठीक होंगी। और रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार इतना काम कर रही है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पे काम कर रही है, तो वो सब चीजें कर लेगी। हाँ, एक मिनट। हिंदुत्व और हिंदुइज्म का डिफरेंस उन्हें नहीं पता है। द हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म इज द सेम टर्म, इट इज connotes same thing to the people. If they want to understand, they should read the books and scriptures and understand Indian civilization and culture. They do not understand the true meaning and the true concept of both these things. एक मिनट नहीं, ये विषय नहीं है इकोनॉमी पे, नहीं हिंदुइज्म उस पे नहीं है। एक मिनट हाँ देखिए, ये गवर्नेंस इश्यूज हैं, इसमें पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। गवर्नेंस इश्यूज आर, गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजन, it is for these institutions, all these things, there is a procedure which is followed for everything. We don't have a stand on these issues, governance issues. देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें इस इशू को कवर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा संज्ञान ले लिया है। तो जिन लोगों को इस चीज को टैकल करना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट में, उन्होंने कुछ जवाब दिया ना। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के हलफनामे वो फाइल कर रहे हैं, जिस तरह के वो रिस्पॉन्स पब्लिकली दे रहे हैं, उसमें कहीं भी इस बात का जो पॉल्यूशन कंट्रोल में उन्होंने क्या किया है, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, कितने इफेक्टिव हैं और क्या आगे करने वाले हैं, इसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं है। या तो किसी हरियाणा को ब्लेम कर दो, पंजाब को ब्लेम कर दो, उत्तर प्रदेश को ब्लेम कर दो। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाकी सब जिम्मेदार हैं। आप खुद ही बता रहे हो कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। रियलिटी है, हम सबको मिलके अब इस पॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट स्थिति कर दी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि क्या आप कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू।